बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए सिक्स सेमेस्टर में जो 2022 में जीन क्लोनिंग का पेपर हुआ था, कोर्स कोड है इसका बॉट 313। तो मैं इंशाल्लाह उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके आंसर्स आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर आखिर पर एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आप लोगों का जो अब नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है जीन क्लोनिंग का 28 नवंबर को, तो उसके लिए आपको भरपूर हेल्प मिल सकेगी। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, +923466139239। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ मुझे सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, जहां पर आपको नोट्स मिल सकते हैं, मटेरियल मिल सकता है, हेल्पिंग मटेरियल, और इसके अलावा पीडीएफ की फॉर्म में भी इनकी ये जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी भी आपको कॉपीज मिल सकती हैं। तो हम लोग चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सो शॉर्ट क्वेश्चंस में जी पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2022 के पेपर में, यानी कि लास्ट ईयर, तो वो था डिस्कस टेक्निक्स टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट्स। अब इसमें दो मेजर टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं, एक में सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज होते हैं, तो सबसे पहले आप उनका जिक्र करेंगे। द सिलेक्शन इन रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स इज कॉमनली डन बाय द यूटिलाइजिंग सिलेक्टेबल मार्कर्स। So selectable markers क्या हैं? They are the genes introduced to the cells. More commonly, bacteria can also be used, whose expression confers the traits or phenotypes suitable for selection after the transformation process. तो इसका छोटा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अब आपको एक प्लाज्मिड नजर आ रहा है PBr322, तो इसके अंदर आप लोगों को ये जो बाकी इसमें चीजें हैं अटैच हैं, यानी इकोलाई का ये प्लाज्मिड है, इको R1 के अंदर ये मौजूद होता है। और उसके बाद फिर इसमें रेजिस्टेंट जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो इस तरह से जब हम किसी भी बैक्टीरिया के अंदर या किसी सेल के डीएनए के अंदर इस तरह एक खास जीन को इंसर्ट कर देते हैं, तो वो फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स कहलाते हैं और इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। यानी कि हमें सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर कर देना है, तो फिर वो सेल क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। दूसरी एक और टेक्निक है जो कि आप इसी क्वेश्चन के आंसर में बताएंगे, एंड दैट इज ब्लू व्हाइट मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जी, ब्लू व्हाइट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स। तो इस तरह से भी रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। सो द ब्लू व्हाइट स्क्रीन इज अ स्क्रीनिंग टेक्निक दैट अलाउज फॉर द रैपिड एंड कन्वीनियंट डिटेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया in vector-based molecular cloning experiments. So this method is based upon the inspectional inactivation of the LAC-Z gene present on the vector. You know galactosidase, जो आप लोगों ने एंजाइम का नाम पढ़ा होता है, और ये लैक ऑपरॉन का जो आपने एक पूरा प्रोसेस पढ़ा होता है, टॉपिक पढ़ा होता है, उसके साथ ये रिलेट करता है। So for selection of recombinants, insertional activation of antibiotic resistance is a marker that has been superseded by the insertional inactivation of the marker gene coding for the क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो ये सारी बात आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर पेपर आया था उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स थे वो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं था बल्कि 6 नंबर का था। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स आपको इसका आंसर देना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर आपने ज्यादा शॉर्ट नहीं देना, क्योंकि थोड़ा ब्रीफ करना है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना, लेकिन आपने इसको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। साथ इसका ना मैं आपको अब डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप साथ कोई ना कोई सिंगल एक छोटी सी डायग्राम भी जरूर शो कर ले। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है और इस एक सेल, और इसमें ट्रांसफॉर्म्ड है बट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और तीसरा सेल आपको दिखाया जा रहा है ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो इस तरह हम सिलेक्शन किसके ऊपर करते हैं? एक कल्चर मीडियम, और उसमें हमने एगार, एम्पिसिलिन, एक्सगाल और इस तरह से आईपीटीजी ये सारा कुछ डाला हुआ है। और इस तरह जब हम लोग उसमें देखेंगे तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, उस नॉन रिकॉम्बिनेंट में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो रहा है जी, एक्सगाल स्प्लिट टू द ब्लू प्रोडक्ट। तो ये ब्लू कलर की आपको जो डाई हम यूज करते हैं उस तरह से ये अलग से नजर आ रहा है, और जो नो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एक्साल नॉट स्प्लिट है वो आपको अलग से सेपरेट नजर आता है। तो इस तरह से हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को। तो ये दो मेजर मेथड्स थे फॉर सिलेक्शन। जी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था लास्ट ईयर, वो था व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन।
अब इसका बहुत लंबा आंसर तो नहीं बनता, लेकिन इसमें भी आप थोड़ा सा डायग्राम बनाकर अपने आंसर को अच्छा कर सकते हैं। एनीवेज, ये इलेक्ट्रोपोरेशन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन इज अ वेरी पॉपुलर एंड हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन कहते हैं कि जब आपने किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जीन को ट्रांसफर करना हो। अगर आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल में कर रहे हैं या किसी माइक्रोब में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंस भी पूछा जाता है। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोपोरेशन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स is या electrical pulse is used to create the temporarily pores, जिसको हम सेल्फ सीलिंग होल्स का भी नाम देते हैं। तो यूं इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, जैसे आपने प्लांट सेल के हवाले से पढ़ा होता है कि सेल वॉल रिमूव करने के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से सेल्फ सीलिंग होल्स क्रिएट करते हैं, और उसकी मदद से जो डीएनए होता है या जो जीन होता है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन्स थ्रू विच द सब्सटेंसेस लाइक न्यूक्लिक एसिड कैन पास। अब आप लोग दूसरी बात इसमें एक और बताएंगे, इनिशियली developed for gene transfer, electroporation is now in use for delivery of the large variety of molecules। तो पहले इसको सिर्फ जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता था, अब इसको लार्ज वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे फ्रॉम आइंस टू ड्रग्स, डाइज, ट्रेसर्स, एंटीबॉडीज, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, सो टू आरएनए एंड डीएनए, इन सब के जीन्स को हम अब इस मेथड से ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपको मैं अब ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो आप छोटी सी एक डायग्राम बना सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट का आप सोर्स दिखाएंगे उसमें, और उसके बाद फिर डीएनए को दिखाएंगे, एक सेल को दिखाएंगे, और देखें ये हैं जी वो पोर्स जो कि क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, और ये सेल्फ सीलिंग होल्स कहलाते हैं, यानी कि खुद ही बाद में ये रिपेयर हो जाती है मेम्ब्रेन, और इस तरह जीन जो है वो या डीएनए जो है वो अंदर चला जाता है, और उसके जो डीएनए है यानी होस्ट का जो डीएनए होता है उसका ये पार्ट बन जाता है, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो यूं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो हम ये मेथड यूज करते हैं। ये था इलेक्ट्रोपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्मिड एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को देख लेते हैं, वैसे आप जिसको मर्जी पहले और जिसको मर्जी बाद में बता दें। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसको हम एब्रिविएशन करके लिखेंगे BACs, यानी कि एस छोटा लगा देंगे साथ। सो कॉस्मिड्स, फेजेस, प्लाज्मिड्स एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, दे आर ऑल कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स। तो ये सारी चीजें असल में वेक्टर्स के तौर पर यूज होती हैं, that differ in their cloning capacities with a range from approximately 100 base pairs to, या 100 जो है वो हमारे पास इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जा सकता था, to 1000 किलो बेसिस। तो इस तरह से आप लोगों को 1000 किलो बेसिस तक ये बेस पेयर्स इसमें मिल सकते हैं। और दूसरी बात, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज एन इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू क्लोन द डीएनए सीक्वेंसेस इन द बैक्टीरियल सेल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोलाई। और कॉस्मिड की अगर आप बात करेंगे दूसरी तरफ, तो कॉस्मिड इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड। तो ये हाइब्रिड प्लाज्मिड है दैट कंटेन्स अ लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस, यानी इसमें हम वायरस को शामिल कर लेते हैं, बैक्टीरियोफेजेस को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो दे आर ऑफन यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर ये दोनों चीजें यूज होती हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी कि जीन मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग, इस तरह से ये मुख्तलिफ टर्म्स इसके लिए यूज की जा सकती हैं। तो इसमें जी अब आप आंसर क्या देंगे? नंबर 1, जीन मैपिंग रेफर्स टू द टेक्निक्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ जीन्स लोकेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। द डिस्टेंसेस बिटवीन वेरियस साइट्स इनसाइड अ जीन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड थ्रू द जीन मैपिंग। ये अब आप लोगों ने ना पहले भी पढ़ा होता है, कुछ प्रोसेस बैक क्रॉसिंग करके हम एक पॉपुलेशन के अंदर हम इस तरह से पहले रिकॉम्बिनेंट्स मालूम करेंगे, और उसके बाद फिर उनका जो जीन्स का डिस्टेंस है वो निकालेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से, और उसके बाद फिर हम उस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से डिस्टेंस निकालकर जीन को लोकेट करेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर। सो देयर आर मेनी जीन मैपिंग मेथड्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, फिजिकल एंड जेनेटिक लिंकेज मैपिंग। However, physical and genetic linkage mapping are more common। और तीसरी बात इसमें बताएंगे जी, genetic linkage maps and physical maps are the two main categories of the maps used in the gene mapping। और एक और बात कि both maps consist of the genetic markers and gene loci। So while physical maps involve actual physical distances often measured in number of base pairs, distances of genetic maps are based on genetic linkage information। इस तरह आप लोग 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें ये 3-4 बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
So what are cloning specific genes? अब cloning specific genes specific areas हैं DNA के, specific segments हैं, हम उनको desired pieces भी कहते हैं, हम उनको gene of choice भी कहते हैं, हम उनको desired genes भी कहते हैं, so gene of interest का नाम भी देते हैं. So specific fragments of DNA consist of the specific sequence which can be cut by the nucleases, जिसको हम endonucleases की मदद से भी काट सकते हैं और even exonucleases, लेकिन endonucleases ज्यादा यूज होते हैं and can be placed in vector DNA are called cloning specific genes. दूसरी बात इसमें आप बताएंगे कि restriction digest always contains an assortment of the donor DNA fragments depending on the number of restriction sites of the enzymes used. A specific gene that is desired to be cloned may be present on a single fragment or more often on the several fragments. तो इस तरह से हम उन fragments को बीच में से निकालेंगे DNA के अंदर से. When the assortments of fragments are cloned into the vector DNA, only a few of the recombinants contain the desired gene or part of the gene. एक और बात इसमें जो ऐड करेंगे आप लोग इसी क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, तो वो क्या है, डिटेक्शन ऑफ सच रिकॉम्बिनेंट्स presents a problem. Several techniques have been developed to tackle this problem. अब वो क्या है, one solution is to identify the desired recombinants directly with the help of marker genes, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं selective markers जो है, so or indirectly by the technique of the cloning hybridization using a radioactive probe of the specific DNA or RNA. Another approach is to use a pre-selected DNA segment containing the desired gene for cloning. तो इस तरह प्रॉपर वे में इसका आंसर देंगे, तो इस तरह से आपका 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आंसर मुकम्मल हो जाएगा. लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के पेपर में, वो था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. सो एपिसोम की डेफिनेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कॉस्मेट्स, लाइगेज एंजाइम, एक्सॉन्स, तो 5 ये चीजों की आपको डेफिनेशन पूछी गई. नंबर 1, एपिसोम क्या होता है? इज अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया एंड इट कैन फ्रीली रेप्लिकेट देयर. इट कैन आल्सो बी इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट विद इट. तो ये प्लाज्मिड का वो पीस है जो प्लाज्मिड के साथ भी रेप्लिकेशन कर सकता है, क्रोमोसोम के साथ भी जाकर इंसर्शन शो कर सकता है, उसमें भी अटैच हो सकता है, एटसेट्रा. नंबर 2, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? ये आपको मालूम है, 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या 2 डिफरेंट डीएनए को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज दैट आर इंसर्टेड इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस दैट आर ऑफ वैल्यू टू साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री. तो खास किस्म के जीन्स को जब हम किसी डीएनए में इंसर्ट कर देंगे तो वो डीएनए क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और उसको एज अ वेक्टर यूज किया जा सकता है, लाइक प्लाज्मिड्स है, उनको भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर यूज किया जा सकता है. तीसरी टर्म जो आपसे पूछी गई वो है कॉस्मेट. वो हम पीछे भी बात कर चुके हैं, वही टर्म दोबारा से पूछ लिया उसने. इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड दैट कंटेन्स अ लैम्डा फेज और सीक्वेंस, सो दे आर ऑफन यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग. नेक्स्ट वन जो पूछी गई वो लाइगेज है. ये एंजाइम है जिससे 2 डीएनए को हम सील करते हैं, यानी कि जो बीच में गैप्स रह जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में, उसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की मदद से ये एंजाइम कवर अप करता है और ये गैप्स को फिल करता है. सो लाइगेज एन एंजाइम दैट यूजेस एटीपी टू फॉर्म द बॉन्ड्स इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग टू जॉइन द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रैगमेंट्स दैट हैव annealed. और लास्ट पर जो टर्म पूछी गई वो था एक्सॉन. इसका ऑपोजिट होता है इंट्रॉन. तो एक्सॉन उन एरियाज को कहते हैं, डीएनए के उन एरियाज को जहां से आगे आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, या फिर आरएनए के उन एरियाज को जहां से आगे प्रोटीन्स बनती हैं. और जो एरियाज ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं होते उनको इंट्रॉन कहते हैं. द टर्म एक्सॉन ड्राइव्स फ्रॉम द एक्सप्रेस रीजन एंड वाज कॉइन्ड बाय द अमेरिकन बायोकेमिस्ट वाल्टर गिलबर्ट ने इसको सबसे पहली दफा हमें बताया था जी 1978. एन एक्सॉन इज अ रीजन ऑफ द जीनोम दैट एंड्स अप विद एन मैसेंजर आरएनए. सम एक्सॉन्स आर कोडिंग in that they contain information for making a protein whereas others are non coding. तो ये था एक्सॉन का एक प्रॉपर वे में आंसर. तो यहाँ तक की सारी जो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बेसिकली ये, जैसे मैंने बताया पीछे के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस तो ऐसा सच नहीं थे, लेकिन 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस थे, तो मैंने उनके आंसर्स आपको बता दिए. लास्ट पर जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पूछे गए 10 मार्क्स के, तो वो कौन कौन से थे? नंबर 1 था हाउ डू यू स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन. तो इसमें हमें पूरा जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो सारा एक्सप्लेन करना है. इवन उससे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको भी ब्रीफ करके एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है. दूसरा क्वेश्चन था डिस्कस द रोल ऑफ जीन क्लोनिंग इन मेडिसिन. तो मैं पीछे वाले जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हुए बताता रहा हूँ कि
कभी एग्रीकल्चर में ये रोल पूछा जाता है, कभी मेडिसिन में पूछा जाता है, कभी दोनों में मिलाकर पूछ लिया जाता है। तो बहरहाल जिस तरह से ये क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर देंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जीन क्लोनिंग। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया वो आप एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर जो जो काम हुआ इससे रिलेटेड वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना होगा। तो ये था जी 2022 का, यानी रिसेंटली जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके आंसर्स। उम्मीद है आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। 28 तारीख को आपका 2023 का पेपर है, आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को आपकी कंफ्यूजन अगर कोई है तो वो दूर कर सकूं, इंशाल्लाह आपकी मदद हो सकेगी। तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।